नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं यूजीसी नेट में जो पहले जो एग्ज़ाम हुए थे इनके पूर्व ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम आज की वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। और क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुआ है वो रद्द हो चुका है और अब दोबारा से जो एग्ज़ाम है ये लिया जाएगा और वो भी ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, तो एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण के कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई है। नीचे मदों के दो सेट दिए गए हैं। सेट एक में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है और जो सेट दो है उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए और कोड से सही जो विकल्प है वो आपने बताना है। तो सेट ए में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर और दो में इसको बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं दी गई हैं। तो जिसमें यहाँ पर स्मृति स्तर जो है आ जाता है किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। अवसर बोध क्या है? प्रस्तुतिकरण के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। विमर्शी स्तर क्या है? सूचना के विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों से कहना और विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। कोट वाला क्वेश्चन है, कौन से वाला यहाँ पर सही है? अब इनमें जो सही है ऑप्शन सी वाला। तो 2, 1 और 4। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। स्मृति स्तर, अवबोध, विमर्शी का जो आपने इनके साथ मिलान करना था, तो 2, 1, 4 यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा। तो स्मृति स्तर का जो उद्देश्य है, तो ये जो स्मृति स्तर जो है इसका जो उद्देश्य है प्रस्तुतिकरण के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना है। और अवबोध स्तर का उद्देश्य किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना है। और जो विमर्शी स्तर है इसका उद्देश्य विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना व उन पर चर्चा करना है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं, जैसे विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो कोट वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना था प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के विकल्प में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक हो सकता है। अब यहाँ पर जो इसमें हम सहायक देखें तो जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इसमें 1, 3, 4 और 6 ये आ जाएंगे। 1, 3, 4, 6। तो 1, 3, 4, 6। तो 1, 3, 4 और 6 इसमें आ जाएंगे। विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो नीति आयोग के बारे में, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संविधानिक निकाय है, ये संवैधानिक है, ये संविधानिक है। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। यह एक चिंतनीय कोश है, थिंक टैंक। तो इसमें से कौन से वाला सही है? कोट वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है और इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। तो 3 और 4 जो है यहाँ पर इसमें सही है। तो नीति आयोग जो है इसकी जो स्थापना जो हुई थी
23 जुलाई को हुई थी, 23 जुलाई को, और 2015, जो कि गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग की प्रतिस्थापित कर नीति आयोग को बनाया गया, जिसके वर्तमान जो उपाध्यक्ष थे तो ये अरविंद पनगड़िया थे, और यह आयोग सभी योजनाओं को लेकर एक चिंतन कोष की भूमिका निभाता है। यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है। 3 और 4 जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर जो इसको माना गया है। यह संवैधानिक निकाय है, न ही सांविधिक निकाय है। यह एक चिंतन कोष है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अर्थात मौलिक कर्तव्य है? तो यहाँ पर एक मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। तो कौन सा मूल अर्थात मौलिक कर्तव्य है? कोट वाला यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है, कौन सा? ऑप्शन डी वाला है। ये सभी आ जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति अवसर प्रदान करना और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। तो ये सभी जहाँ मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष और शासन अध्यक्ष दोनों है। राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष और शासन अध्यक्ष दोनों है। देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। संसद सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है। अब कौन से वाला यहाँ पर सही है? क्योंकि कोर्ट वाला क्वेश्चन है ये, और इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया है। तो 2 और 3, तो इसको जो यहाँ पर माना गया है। तो राजनीतिक जो व्यवस्था है इसके संबंध में कथन 2 और 3 को सही माना गया है। संसद क्या है? सर्वोच्च होता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 ये वाद के योग्य नहीं है। तो दोनों ही जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएसी को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को इनमें से किसने असंवैधानिक घोषित किया है? भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने, या भारत के राष्ट्रपति ने? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को इनमें से किसने असंवैधानिक घोषित किया है? किसको? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो भारत के उच्चतम जो न्यायालय है, यह आयोग संविधान के 121वां संविधान संशोधन से संबंधित है और राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में अनुच्छेद 124 का जोड़ा गया है। तो इसको किसने संवैधानिक घोषित किया था? भारत के उच्चतम न्यायालय ने। इसके बाद है मूल शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका। शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करना, मूल्यों पर व्याख्यान, परिसंवादात्मक विवरण, मूल्यों पर समगोष्ठियाँ परिसंवाद, मूल्य पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। तो मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो सर्वोत्तम जो तरीका है यहाँ पर कौन सा? जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति और विमर्शी सत्र। तो इस पद्धति का जो सर्वप्रमुख जो लाभ है कि विद्यार्थियों का नैतिक विकास होगा। इसके बाद है उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद के द्वारा निम्नलिखित में से किस समकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? राष्ट्रीय विकास में अवदान को, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संप्रेषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल व्यवस्था विकसित करना, आधारिक सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। तो नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो इसमें सही आंसर कौन सा है? जो ऑप्शन बी में दिया गया है,
राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक परिणताओं का संप्रेषण और विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल व्यवस्था विकसित करना। इसके बाद है विश्व मौसम संगठन WMO का उद्देश्य 2010 से 19 के दशक में जल मौसम आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या के दशक की तुलना में कितना कम करना है। तो ये जो यहाँ पर रखा गया है लक्ष्य, ये 50% तक का है। तो ये जो विश्व मौसम विभाग जो है इन्होंने जल मौसम आपदाओं के कारण 50% मृत्यु की संख्या में कमी लाना ये लक्ष्य रखा है। इसके बाद है अभिकथन ए और इसमें तर्क आर है। अभिकथन ए है कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें तर्क दिया गया है मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है। सही कोट आपने बताना है। सही कोट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी वाला। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन ये जो इसके बारे में सही नहीं बताता है कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है। बातें दोनों सही है, लेकिन ये वाला जो है इसके बारे में सही कथन नहीं बताता है। इसके बाद है वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य था 50, 25, 15 या 10 मेगावाट का। तो 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था, तो ये था 10 मेगावाट तक का। इसके बाद है समपोषक विकास का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशेष लक्ष्य है? कौन सा समपोषक विकास का लक्ष्य है? 2022, 30, 40 या 2050 तक। तो किस वर्ष तक ये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य है ये 2030 तक का है। संपोषित जो विकास है इसको निर्वहनीय विकास, सतत विकास एवं धारणीय विकास इसके नाम से भी जाना जाता है। विकास की इस अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1992 में ब्राज़ील की जो राजधानी है रियो डी जनेरियो इसमें आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। संपोषित विकास की धारणा के तहत पर्यावरणीय प्रजातियों एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं विस्तार को बढ़ावा देना है। तो ये जो लक्ष्य था ये 2030 तक का था। इसके बाद है भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत असंसाधित मलजल, कृषि संबंधी जल प्रवाह, अवनिर्मित लघु उद्योग या धार्मिक रीति रिवाज है। तो भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? और यह है असंसाधित मलजल, जो कि कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं या परमाणु संयंत्र है, इनसे प्रभावित होता है। इसके बाद है शहरी क्षेत्र के ऐसे वायु प्रदूषण को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो किसके यहाँ पर शहरी क्षेत्र की बात है। विशिष्ट पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्थायी ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन से है यहाँ पर? और शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो जो ऑप्शन सी में है स्थायी ओजोन, ये जो है आँखों और श्वास नली को प्रभावित करती है और यह वायु प्रदूषक गैस मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। पार्टिकुलेट मैटर हमेशा मानव फेफड़ों पर कुप्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन सी को माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ASCII एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्या और नियंत्रण कुंजों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ताओं कीबोर्ड पर चयन करता है। तो ASCII के लिए एक क्रमिक परिवर्णी है। सूचना के अंतः विनिमय के लिए अमेरिका मानक होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण सूचनाओं के लिए अमेरिकी मानक होगा, सूचना की सत्यनिष्ठा के लिए अमेरिकी मानक कोड या पृथक सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड। अब इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा ए वाला, सूचना के अंतः विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड।
तो कौन से वाला, ASCII ये वाला आपने कंप्यूटर में भी जाए पढ़ा होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसको कहा जाता है। इसके बाद है मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। तो ये रीड इनिशियल मेमोरी है। अब तक आपने रीड ओनली मेमोरी पढ़ा होगा। तो ये RIM है, RIM रीड इनिशियल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, ROM रीड ओनली मेमोरी या कैश मेमोरी। तो मेमोरी सर्किट का एक प्रकार जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है, और ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है कई प्राप्तकर्ताओं तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल वार्म, थ्रेट, वायरस या स्पैम होता है। कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल, और स्पैम इसको कहा जाता है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे को साइन कर दिया जाता है। इसके बाद है CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग, डिजिटाइजिंग, जिपिंग या रिपिंग क्या कहा जाएगा। तो CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया और बर्निंग इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है यदि दशमिक संख्या 48 का द्विधारी समतुल्य इतनी संख्या है, तो दशमिक संख्या 51 का द्विधारी समतुल्य है। 51 का द्विधारी समतुल्य होगा कौन सा, जो ऑप्शन ए में है 11 0 0 11। तो इसमें इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर आधारित। यह कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन या प्रबंधन विशेषता, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी IT से, सूचना प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी से और सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी ITC से या कृत्रिम बुद्धि AI से। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है, कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का जो अध्ययन है, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन या प्रबंधन विशेषता, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर सूचना प्रौद्योगिकी IT से संबंधित है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 21 से 23 तक के क्वेश्चन आपने इसमें से देने हैं। तो निम्न तालिका में से अलग अलग आयु समूह में लोगों को दिखाया गया है जिन्होंने अपने पसंद की संगीत की शैली के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में उत्तर दिया है। इस सूचना का प्रयोग नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कीजिए और प्रदत्त उत्तर निकटतम पूर्ण प्रतिशतता के आधार पर है। तो जैसे यहाँ पर आयु दी गई है, इसमें संगीत शैली आ जाएगी शास्त्रीय, पॉप, रॉक, जॉर्ज, ब्लूज, हिप हॉप, इंडियन। लोगों की संख्या दी गई है वर्ष 15 से लेकर और 31 प्लस तक। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे 31 प्लस है, क्योंकि 31 प्लस वाले हैं, 31 प्लस आयु के उत्तरदाताओं के कितने प्रतिशत ने शास्त्रीय संगीत से भिन्न पसंदीदा शैली को इंगित किया है। तो कौन सी, शास्त्रीय। 31 प्लस वाले, तो 31 प्लस आयु के उत्तरदाताओं के कितने प्रतिशत ने शास्त्रीय संगीत से अलग पसंदीदा शैली को इंगित किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, 31 प्लस आयु के लोगों की कुल संख्या कितनी है, टोटल ये 68 है। तो 31 प्लस आयु के उत्तरदाताओं में शास्त्रीय संगीत से अलग शिक्षा प्राप्त करने वालों की जो संख्या है कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 68 में 17 हम कम कर देंगे, तो 8 में से 7 गया 1, 6 में से गया 5, तो ये 51 हो जाएगी। तो अभिष्ट प्रतिशत कितना होगा, तो 51 बटे
68 और गुणा में 100%। तो कितना आ जाएगा 75%, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि शास्त्रीय थे अलग जवाब पूछा गया था 31+ वालों में। इसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कुल प्रतिशत का लगभग कितने प्रतिशत। यह संकेत देता है कि हिप हॉप उनकी पसंद की संगीत शैली है। तो कितने प्रतिशत संकेत देता है कि हिप हॉप उनकी पसंद की संगीत शैली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हिप हॉप और कितना प्रतिशत है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वैसे ही 9, 3, 4 देख सकते हैं आप, हमने जैसे कि उसमें देखा था 9, 3 और 4, तो कितना हो जाता है 9, 3, 12, 4, 16 हो जाता है। तो कितना होगा 16/134 गुणा में 1000%। तो कितना आएगा 11.94%, जो कितना होगा 12 के आसपास, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर जाइए 100 है, क्योंकि प्रतिशत 100 होता है। तो 100/134 गुणा 100, तो 1194 ये आ जाएगा, जो 12 के आसपास है। इसके बाद है कुल प्रतिशत का लगभग कितने प्रतिशत 21 से 30 वर्ष की आयु के थे। तो कुल प्रतिदर्श का लगभग कितने प्रतिशत 21 से 30 वर्ष की आयु के थे। तो 21 से 30 के फिर कितने थे इसमें। तो यहाँ पर अगर इसमें देखें तो 6, 7, 6, 1, 2, 9, 2, तो ये हो जाते हैं कितने 33। फिर जो 21 से 30 है, तो 21 से 30 वर्ष के लोगों की कुल संख्या, तो 21 से 30 तक की ये भी होगी 33, और जो 31+ वाले हैं इनकी तो ये होगी 68। तो 21 से 30 वर्ष आयु के लोगों की कुल प्रतिदर्श का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 33/33 प्लस में 33 प्लस में 68 गुणा में 100%। तो ये हो जाएगा 33/134 गुणा में 100%, क्या आ जाएगा 24.62%, अर्थात जो 25 के आसपास है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 25 जाए आएगा। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन है 24 से 26 तक। निम्न तालिका में वर्ष 2011 से 15 तक के दौरान ए और बी नामक 2 कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता दिखाई गई है। उत्तर तालिका में दिए गए प्रदत्त के आधार पर इसका उत्तर आपने देना है। तो 2 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ, तो इसमें देख सकते हैं ये 11 से 15 तक वर्ष लाभ की प्रतिशतता ए और बी में ये देख सकते हैं आप अलग अलग वर्ष में। तो जहां होने वाले प्रतिशत लाभ आय माइनस व्यय गुणा 100% है। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे किसी वर्ष में लगभग बी द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता से कम है। तो किसकी, बी की, कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता से कम है। तो इसका कितना बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका देखें तो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सी है 2013। क्योंकि इसी में ही है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर कुछ और होगा। तो यहाँ पर है कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की औसत प्रतिशतता क्या होगी। बी द्वारा अर्जित लाभ की औसत प्रतिशतता, तो यहाँ पर औसत कितनी होगी इनकी जोड़ लेंगे हम। तो 30, 40, 35, 50
और 35 कितने आए? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा फिर तो 30 जमा में 40 35 50 और 35 बटे में 5 और कितना आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा 190 बटे में 5 अर्थात 38%। इसके बाद है नेक्स्ट, यदि दो कंपनियों का कुल व्यय वर्ष 2012 में 9 लाख तथा ए और बी के व्यय का अनुपात 2:1 था, तो उस वर्ष में कंपनी ए की आय क्या थी? तो कितनी थी? और ये थी 8.8 लाख रुपए की। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं और उनमें से 4 निष्कर्ष लिए गए हैं जो अलग अलग या एक साथ लिए गए हैं। उस कोट का चयन कीजिए जो यह व्यक्त करता है कि निष्कर्ष वैध रूप में लिए गए हैं। आधार वाक्य जो है यहाँ पर कि सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं, राम एक धार्मिक व्यक्ति है। आधार वाक्य क्या है? कि सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं, राम एक धार्मिक व्यक्ति है। अब यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष देखें तो राम भावुक है, सभी भावुक व्यक्ति धार्मिक होते हैं, राम एक अधार्मिक व्यक्ति नहीं है, कुछ धार्मिक व्यक्ति भावुक नहीं होते हैं। कोट वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है और कौन सा वाला यहाँ पर सही है? जो ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 3। राम क्या है? भावुक है और राम एक अधार्मिक व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, उस कोट का चयन कीजिए जो 2 आधार वाक्यों वाले निगमनात्मक तर्क के प्रसंग में सही नहीं है। एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य, एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है। 2 सही आधार वाक्यों और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है। एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य और एक सही निष्कर्ष वाला वैध हो सकता है। 2 गलत आधार वाक्यों वाला तर्क और एक गलत निष्कर्ष वैध हो सकता है। तो कौन सा यहाँ पर निगमनात्मक तर्क के प्रसंग में सही नहीं है? और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य और एक सही निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है। इसके बाद है उस कोट का चयन कीजिए जो वेन डायग्राम के संबंध में सही नहीं है। वेन डायग्राम अभिकथनों और श्रेणियों को प्रदर्शित करता है। यह संकेतन के स्पष्ट पद्धति उपलब्ध कर सकता है, वैध या अवैध हो सकता है। यह वैधता परीक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति उपलब्ध कर सकता है। तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है कि यह वैध या अवैध हो सकता है। इसके बाद है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें दिए गए तर्क की प्रकृति का उल्लेख करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। यह कल्पना करना कि इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एक बसी हुई दुनिया है, ऐसा असंगत कथन है, जैसे यह कि बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा। तो ये खगोलीय, मानव शास्त्रीय, निगमनात्मक या सदृश्यात्मक है। तो निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें दिए गए तर्क की प्रकृति का उल्लेख करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। अब सही कोट कौन सा है? सही कोट है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्या है? ये सदृश्यात्मक है। तो इसमें कथन और तर्क एक दूसरे के सदृशता है, सदृश दिखाए गए हैं, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष की तुलना बाजरे के खेत से और पृथ्वी की तुलना दाने से की गई है। इसके बाद है यदि अभिकथन की सभी चोर गरीब होते हैं, गलत है। अभिकथन है कि सभी चोर गरीब होते हैं, ये गलत है।
तो इनमें से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है? कुछ चोर गरीब होते हैं, कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं, कोई भी चोर गरीब नहीं होता है, या कोई गरीब आदमी चोर नहीं होता है। अभिकथन है कि सभी चोर गरीब होते हैं, अगर इसको हम गलत माने तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी को माना गया है, कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन था कि सभी चोर गरीब होते हैं, गलत है। तो इसका नकारात्मक अभिकथन जो है ये निश्चित रूप से सही हो, और अभिकथन कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं के निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है। इसके बाद है निम्नलिखित अभिकथनों में दो इस प्रकार संबंधित हैं कि वे एक दूसरे के नकारात्मक हैं, वे अभिकथन कौन से हैं? तो सही कोट आपने बताना है। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती हैं, कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं होती है। तो निम्नलिखित अभिकथनों में दो इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे एक दूसरे के नकारात्मक हैं, वे अभिकथन कौन से हैं? सही कोट का चयन कीजिए। सही कोट यहाँ पर कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, कौन कौन सा है? 1 और 4, कि कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं होती है, सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। इसके बाद आ जाता है एक श्रृंखला, ये आपने बताना है इसमें छोटा हुआ पद कौन सा है। तो जैसे AR है, EDC, FGHI, तो इसमें छोटा हुआ कौन सा है? क्या जो श्रृंखला है यहाँ पर इसमें ये चलाई गई है? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ए जो है ए के बाद डी है, ABCD, इसके बाद EFG, और G के बाद GHIJK LMN। तो ये वाली कुछ श्रृंखला यहाँ पर चली हुई है। हम देख सकते हैं आप, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट देखना होगा। तो अगर हम एक तरीके से यहाँ पर देखें, ये बी है, 2, 3, 4 और 5 वाला क्रम आना चाहिए था यहाँ पर, तो इसमें एक मिस है। तो क्योंकि उसके बाद 6 हैं तो यहाँ पर 5 आएंगे। तो जैसे ABCDE FGHI, फिर वैसे ही यहाँ पर JKLMN, फिर OPQRST। तो इस प्रकार का जो है क्रम चलेगा, तो ये बनेगा यहाँ पर JKLMN। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये बनेगा। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर AB की बहन, FG की पुत्री, CB की माता, DC का पिता है, ED की माता है। तो A का D से क्या संबंध है? तो इसका क्या संबंध है? तो संबंध अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है इसकी ग्रैंड डॉटर है अर्थात पोती। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। वैसे इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो जैसे यहाँ पर है तो वह अपने सामने की ओर, तो सामने मतलब जैसे ये बिंदु है अपने इनका सामना, ये दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ पर खड़ा हुआ अपने सामने की ओर 10 मीटर दाहिनी ओर चलता है। अब अगर हम इसे यहाँ पर ले चलो, अगर हम यहाँ पर ले इसको, इस साइड में चलता है अपने सामने की ओर, क्योंकि यहाँ पर दाएं बाएं दिशाएं कोई दी नहीं गई है। तो यहाँ से अगर चलता है अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिनी ओर फिर 10 मीटर,
यहाँ पर, क्योंकि ये राइट हैंड बनेगा तो यहाँ से भी 10 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ मुड़कर, बाईं ओर मुड़ मुड़कर, क्योंकि यहाँ पर ये राइट हैंड बनेगा और ये लेफ्ट हैंड, तो बाईं ओर मुड़ मुड़कर 5, 15 और 15 मीटर चलता है। क्योंकि यहाँ पर चला, यहाँ से यहाँ तक चलेगा ये, बाएं बाएं मुड़ना ना इसमें, तो अपने बाईं ओर मुड़कर क्रम से 5, 15, तो 5, 15 और यहाँ पर मुड़ेगा 15 ऐसे। तो ऐसे जो है यहाँ पर 5, 15 इस प्रकार से जो है चलता है, यहाँ पर 5, 15, 15। तो वह इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, तो कितनी दूरी पर होगा, क्योंकि यहाँ से चला था कितना, 10 चला था, फिर यहाँ से जब मुड़ गया था यहाँ पर भी 10 चला था, अब ये 5, 15, 15। तो इसका मतलब जो है वो घूम फिर कर जो आपने जो जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पर आ गया है, तो वहीं पर आ चुका है। तो वह इस समय अपनी आरंभिक जो बिंदु है उससे कितनी दूरी पर है, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर जो है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 10 था और ये 15 है, मतलब कितना है, ये 5 फुट का गैप है, 5 मीटर का। तो कितना होगा ये वाला, तो ये कितना है, 5 मीटर का है। इसके बाद है शहर ए और बी 2 रेल टिकटों और शहर ए से सी के 3 रेल टिकटों की कीमत ₹170 है। शहर ए से बी के 3 टिकटों और शहर ए से सी के 2 टिकटों की कीमत 173 है। शहर ए से शहर बी के लिए किराया होगा, तो कितना किराया होगा, तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो कितना होगा, 33 रुपये। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर भी श्रृंखला है, इसमें अगली संख्या कौन सी बनेगी, तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है। यहाँ पर देखें तो 3 और 8 11 होते हैं, 11 और 12 23 होते हैं, 23 और 16 39 होते हैं, 39 और 20 59 होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24, तो इस प्रकार का क्रम फिर यहाँ पर चलना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर 24 करेंगे तो क्या आएगा, जब हम 24 करेंगे 9 और 4 13 5 7 और 1 8, तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है कुछ कोड में ये जो शब्द है यहाँ पर, ये जो वर्ड है इसका कोड ये वाला है, इसका कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें इसका ये क्या किस तरीके से आया है यहाँ पर, तो MNOPQRS QRS, इसी प्रकार से CDE और JKL, तो इस प्रकार से जो क्रम यहाँ पर ये चला हुआ है, LMN MNO GHI, तो इसी प्रकार से इसका चलेगा। तो इसका कौन सा चलेगा फिर, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, क्योंकि S और Q कितने का अंतर है, MNOPQRS, एक का जो यहाँ पर अंतर है। तो इसी प्रकार से ए के बाद क्या आएगा, Y MN, और इसी प्रकार से यहाँ पर है जैसे ये था JKLM CDE MNOPQR GHI, तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये MNOPQRS, तो इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है, क्षिंत अवम का, प्रत्याशित उत्तेजना का, होम्योफिली का मुद्दा या प्रतिस्थापित विस्थापना का। तो प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है,
और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो यह प्रत्याशित उत्तेजना का। इसके बाद है एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सहयोगी समादेश का प्रयोग करना, आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिका का अंगीकरण या प्राधिकारवादी होना। तो एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा होगा? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, सुस्थापित भंगिका का अंगीकरण। इसके बाद आ जाता है संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, उपयोगिता, गुप्ता, असंवादिता, गुप्ता, असंवादिता, छल या विषमता, असंवादिता, विपथन। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक के द्वारा प्रभावित होता है? और यह प्रभावित होगा सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन के द्वारा। इसके बाद है प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक विवृत्ति, व्यक्ति कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन। तो प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। इसके बाद है कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। सानिध्य से बचना, वाक् स्वर आघात परिवर्तन, पुनरावृत्ति विराम या स्थिर भंगिमा। तो कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व, और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, वाक् स्वर आघात परिवर्तन अर्थात वाक् माहुलन। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में है कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? क्षैतिज, ऊर्ध्व, कॉर्पोरेट या प्रति संप्रेषण। को कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है तो कौन सी होगी? क्षैतिज संप्रेषण की। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है गद्यांश है और 45 से 50 तक के क्वेश्चन आपने इसी में से ही या फिल करने होंगे। पहले एक बार हम जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं ताकि आपको आगे आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन आया था कि इस उदाहरण में लेखक किस पर बल देता है? यह उदाहरण किस प्रवृत्ति का उल्लेख करता है? सुनिश्चित बाजारों में प्रतिस्पर्धी लाभों को सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? एक संगठन किस तरह संपोषणीय प्रतिस्पर्धी लाभ उठा सकता है? भारत और सिंगापुर के श्रम आधारित प्रतिस्पर्धी लाभ आईटी और सेवा क्षेत्रों में क्या संपोषित नहीं किए जा सकते? किस देश ने ऑटोमोबाइल उद्योग में दशकों तक प्रतिस्पर्धी लाभ उठाया है? तो अब जो आपने जो यहाँ पर एक बार गद्यांश है उसे हम देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर से ही क्वेश्चन या आपने फिल करने होंगे। तो इसमें क्या कहा गया था और आपने इसको ध्यानपूर्वक एक बार में ही पढ़ लेना है ताकि बार बार या इस पर ना आना पड़े। तो श्रम के परिप्रेक्ष्य में जापानी कार्यकर्ता दशकों तक अपेक्षाकृत कम लागत तथा उच्च गुणवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धी अभी लाभ प्रदान करते रहे हैं, विशेषकर टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, टेलीविजन, रेडियो आदि के संदर्भ में। तदुपरांत श्रम आधारित लाभ दक्षिण कोरिया, इसके पश्चात मलेशिया, मैक्सिको और अन्य देशों में अंतरित हुए हैं। संप्रति श्रम के आधार पर चीन को विशेष लाभ उपलब्ध होता प्रतीत हो रहा है। फिर भी ऐसे टिकाऊ वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्य उत्पादों के लिए जापानी फर्म बाजार में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धा योग्यता रखते हैं, किंतु अन्य औद्योगिक देशों के विनिर्माताओं के ऊपर प्रतिस्पर्धात्मक अभिलेख हेतु श्रम बल अपर्याप्त नहीं है। श्रम आधारित लाभ में इस प्रकार का बदलाव उत्पादन से जुड़े उद्योगों तक स्पष्टता सीमित नहीं है। आज सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े अधिक संख्या रोजगार की संभावना यूरोप और उत्तरी अमेरिका से भारत, सिंगापुर तथा ऐसे अन्य देशों की ओर बढ़ रही है जहां सापेक्षता अधिक शिक्षित, कम लागत वाले कार्यबल तकनीकी कौशल रखते हैं। तथापि जैसे जैसे अन्य देशों में शैक्षिक स्तर एवं तकनीकी दक्षताएं अभिवृद्धि हो रही है, भारत, सिंगापुर तथा इसी प्रकार के अन्य देशों जिसमें श्रम आधारित अभिलेख
अभिलाभ प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर विशेष रूप से उपलब्ध रहे हैं। उनके समक्ष नए प्रतिस्पर्धाओं के आविर्भाव से इससे लाभों की संभावनाओं को बनाए रखना कठिन प्रतीत होता है। पूंजी की दृष्टि से सदियों तक स्वर्ण सिक्कों के काल एवं बाद में कागजी मुद्रा ने भी वित्तीय प्रवाह को प्रतिबंधित किया है। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय केंद्रीकरण का अभ्युदय हुआ, जिसमें बड़े बैंक, उद्योग और बाजार सम्मिलित हुए। किंतु आज पूंजी का प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति से हो रहा है। वैश्विक वाणिज्य अब अपने व्यापारिक प्रतिभागियों से क्षेत्रीय अंतःक्रियाओं की आवश्यकता नहीं रखते हैं। निस्संदेह क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी केंद्रीकरण को पुनः पुंज न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे स्थानों में अभी भी विद्यमान है, किंतु वे स्पर्धात्मक लाभों के लिए विशेष विश्व में फैले हुए अन्य पूंजी विनिवेशकों को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त नहीं है। परिवर्तित परिदृश्य में कोई भी संगठन अपना समाधान, जैसे भूमि, श्रम भूमि एवं सूचना प्रौद्योगिकी को जोड़ने, समन्वित करने तथा अनुप्रयोगों में प्रभावी रूप में सक्षम है, तथा जिसे अन्य प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा सुविधाजनक रूप में अपनाया न जा सके, तभी उन्हें लंबे अरसे तक ऐसे विलासों के संपोषण का अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो फर्म के ज्ञान आधारित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इस धारणा से संगठनात्मक ज्ञान को परंपरागत आर्थिक आगतों के सामर्थ्य एवं महत्व के समतुल्य संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। वह संगठन जिसमें उत्कृष्ट ज्ञान का सबल विद्यमान है, विशेषतः उन बाजारों में स्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है जहाँ ज्ञान के अनुप्रयोग के प्रति आकर्षण है। इसके जो उदाहरण है सेमीकंडक्टर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर, सैन्य युद्धकर्म तथा अन्य गहन प्रतिद्वंदिता के वे क्षेत्र जो कालामन के अनुसार सीधे वर्तमान में भी प्रभावी है। सेमीकंडक्टर जैसे कंप्यूटर चिप को ही ले लीजिए, अर्थात जो कंप्यूटर चिप होती है जो प्रमुख रूप से रेत एवं सामान्य धातु से बनते हैं। ये सांविधिक एवं शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक प्रविधियाँ सामान्य कार्यालय भवनों में हैं। फलस्वरूप सेमीकंडक्टर उद्योग में भूमि को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक संसाधन के रूप में नहीं लिया जाता है। तो अब ये यहाँ पर गद्यांश था और इसमें से फिर हमारे जो क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो जैसे कल क्वेश्चन आया है, इस उदाहरण में लेखक किस पर बल देता है? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, श्रम गहन, पूंजी संसाधन या ज्ञान अनुप्रेरित प्रतिस्पर्धी लाभ पर। तो लेखक किस बात पर बल इसमें दे रहा है और किस पर दे रहा है? जो ऑप्शन डी में है, ज्ञान अनुप्रेरित प्रतिस्पर्धी लाभ पर, क्योंकि लेखक के उदाहरण भाव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की चाह है जिसमें सभी देश शामिल हो। यह उदाहरण किस प्रवृत्ति का उल्लेख करता है? वैश्विक वित्तीय प्रवाह का, विनिर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धा के भाव का, पूंजीवादियों के क्षेत्रीकरण का या संगठनात्मक असंगठीकरण। तो यह उदाहरण किस प्रवृत्ति का उल्लेख करता है? और ये करता है विनिर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धी के अभाव का। इसके बाद है विशिष्ट बाजारों में प्रतिस्पर्धी लाभों को सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? पूंजी की सुलभता, सामान्य कार्यालय भवन, उत्कृष्ट ज्ञान, सामान्य धातुएं। तो विशिष्ट बाजारों में प्रतिस्पर्धी लाभों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो उत्कृष्ट ज्ञान। इसके बाद है एक संगठन किस तरह संपोषणीय प्रतिस्पर्धी लाभ उठा सकता है? क्षेत्रीय पूंजी प्रवाहों के माध्यम से, व्यापारकर्ताओं के बीच क्षेत्रीय अंतःक्रियाओं के माध्यम से, बड़े बैंक, उद्योग और बाजारों का सम्मिश्रण करके, विभिन्न साधक तत्वों के प्रभावी प्रयोग के द्वारा। तो एक संगठन किस तरह संपोषणीय प्रतिस्पर्धी लाभ उठा सकता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, विभिन्न साधक तत्वों के प्रभावी प्रयोग के द्वारा। इसके बाद है भारत और सिंगापुर के श्रम आधारित प्रतिस्पर्धी लाभ और आईटी और सेवा क्षेत्रों में क्यों संपोषित नहीं किया जा सकते हैं? दक्षता के ह्रासमान स्तरों के कारण, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी के आने के कारण, नई प्रतिस्पर्धा के कारण या विनिर्माण उद्योग में श्रम आधारित लाभ के अंतरण के कारण। तो भारत और सिंगापुर के श्रम आधारित प्रतिस्पर्धी लाभ आईटी और सेवा क्षेत्रों में क्यों संपोषित नहीं किए जा सकते? तो इसका जो कारण है ऑप्शन सी में दिए गए हैं, नई प्रतिस्पर्धाओं के कारण। तो लेखक जो थे उन्होंने यहाँ पर ये साफ तौर पर बताया था कि जैसे जैसे अन्य देशों में शैक्षिक स्तर एवं तकनीकी दक्षताएं अभिवृद्ध हो रही हैं, भारत, सिंगापुर तथा इसी प्रकार के अन्य देश जिसमें श्रम आधारित अभिलाभ प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर विशेष रूप में उपलब्ध रहे हैं, उनके समक्ष नई प्रतिस्पर्धाओं के आविर्भाव से लोगों की
संभावनाओं को बनाए रखना कठिन प्रतीत हो रहा है। इसके बाद है किस देश ने ऑटोमोबाइल उद्योग में दशकों तक प्रतिस्पर्धी लाभ उठाया है। ऑटोमोबाइल में दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, जापान या मलेशिया ने, और ये है जापान। तो इस प्रकार से हमारे जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।